हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। भारत सरकार ने जून के महीने में अपनी कैबिनेट बैठक में ये डिसीजन लिया था कि वो कृषि के ऊपर एक कानून लाने जा रही है और सितंबर में उसने लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया, जिसका नाम फार्म एक्ट 2020 था, यानी फार्म बिल 2020 था। उसके बाद वो पास होने के बाद एक एक्ट बन गया। उस एक्ट को पास होने के बाद हमने देखा कि कंटिन्यूअसली एक प्रोटेस्ट चलता रहा। कंटिन्यूअसली फार्मर्स जो थे पंजाब, हरियाणा और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट करते रहे, एजिटेशन करते रहे। लेकिन हाल ही के दिनों में हमने पिछले 20-22 दिनों में देखा कि वो दिल्ली में आ गए और दिल्ली के इर्द गिर्द एरिए में आके प्रोटेस्ट करने लगे और सरकार से डिमांड करने लगे कि सरकार इस लॉ को वापस ले। लेकिन इसमें एक वर्ड ऐसा था, एक टर्मिनोलॉजी ऐसी थी जिसका बहुत ज़्यादा डिस्कशन था, जो कि एक टॉक ऑफ द टाउन की तरीके से हो गया था। गूगल पे भी उसको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया था और वो है MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है, इससे क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसको कैसे सरकारें कैलकुलेट करती है और इसकी क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि MSP को सरकार ने पूरी तरीके से इस तीनों एक्ट से हटा दिया है, उसमें वर्ड MSP नहीं मेंशन है और उसको लेके फार्मर कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही आसान और एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में हम इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप अगर इस लेक्चर को पूरा देखेंगे तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि MSP क्या है। ओके, चलिए तो देखते हैं कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम MSP बार बार ये वर्ड यूज होता है, तो MSP को हम हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य। द मिनिमम सपोर्ट जो कि किसी भी प्रोडक्ट पे है, किसके द्वारा सेट किया गया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेट किया गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट प्राइस सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी इसको कौन सेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेट करती है टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। यानी क्यों सेट करती है? क्योंकि भारत सरकार जो है डायरेक्टली इसको फार्मर से सेट कर जो भी कमोडिटी परचेज करती है उसके लिए एक प्राइस सेट कर देती है। और वो किससे रिलेटेड रहता है? वो ऑब्वियसली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड रहता है। दिस रेट इज टू सेफगार्ड द फार्मर्स टू गेट मिनिमम प्रॉफिट फॉर द हार्वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे MSP का अगर बात करें तो MSP का सबसे पहला मकसद क्या होता है, यानी ये जो MSP का रेट तय करती है सरकार, उसका अपना मकसद क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि दिस रेट इज टू सेफगार्ड द फार्मर्स टू गेट अ मिनिमम प्रॉफिट फॉर देयर हार्वेस्ट। यानी इसका मकसद ये है कि फार्मर्स अपने हार्वेस्ट या फिर अपने प्रोडक्शन पे मिनिमम प्रॉफिट जनरेट कर ले, और इस मिनिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए सरकार MSP जैसी चीज या फिर MSP जैसी एक बेसिकली तरीका है जिसके थ्रू फार्मर्स को हेल्प करता है। अब देखिए अगर इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, यानी कौन बताता है कि इस साल सरकार जो है किन किन चीजों पे कितना कितना MSP सेट करेगा। अभी हम बहुत डिटेल में उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। तो देखिए MSP इज फिक्स्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, यानी एक बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है और CACP कैलकुलेट करके बताती कि इस साल गेहूं पे, चावल पे हम क्या न्यूनतम प्राइस रखने वाले हैं, किस न्यूनतम प्राइस पे हम किसानों से उनकी क्रॉप को या फिर उनके जो भी सामान है उसको खरीदने वाले हैं। अब CACP की बात करें तो ये एक बॉडी है जो कि 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी। बेसिकली इस्टेब्लिश वर्ड नहीं यूज करना चाहिए बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये पहले से चली आ रही है, यानी 1965 में इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन। बाद में 1985 में इसको कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के का नाम दे दिया गया है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और प्रोफेसर विजय पॉल शर्मा जो हैं इसके कमिश्नर चल रहे हैं। तो इतनी बात हमने देखी कि भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। ये मिनिमम सपोर्ट होता है जो किसानों को मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? सरकारों के द्वारा मिलता है। सरकार डायरेक्टली उनका जो सामान होता है वो डायरेक्टली खरीद लेता। अब उसका कैसा तरीका होता है वो वन बाय वन हम देखेंगे। फिलहाल ये याद रखिएगा कि जो MSP होती है उसको कौन रिकमेंड करता है, यानी कौन बताती है कि इस साल सरकार किस 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 सामानों पे क्या क्या प्राइस रखने वाली है। तो
तो वो याद रखने वाली क्या बात है, CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको डिटरमाइन करती, जो कि 1985 में इसका दूसरा नाम बना, पहले एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन इसका नाम था, जो कि 1965 में ये बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। इसके बाद देखते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इस वक्त इंडिया में कितनी कमोडिटीज पे हैं और किस किस तरीके से, वो सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं एमएसपी से रिलेटेड। तो यहां पे लिखा हाउ एमएसपी सिस्टम वर्क्स। तो ये एमएसपी का सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम जो है, वो क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो दो पार्ट में बटी है, एक खरीफ सीजन है और एक राबी है। खरीफ मतलब वो क्रॉप्स जो कि जुलाई से अक्टूबर के बीच में जिसका पूरा प्रोडक्शन चलता है या फिर उसका साथ तैयारियां चलती हैं, उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है। और राबी सीजन वो है कि वो क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होती हैं अक्टूबर से मार्च के बीच में, यानी सेम पैटर्न जो फॉलो करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी फॉलो करता है। अब देखिए, जब एमएसपी की बात करें तो मैंने आपको एमएसपी बता दिया था कि एमएसपी कौन डिक्लेयर करता है, CACP डिक्लेयर करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आता है। अब सोइंग से पहले यानी बोने से पहले ही हमारा CACP ये बात बता देता है कि इस साल गेहूं पे, चावल पे, बहुत तरीके की दाल हैं, कमर्शियल क्रॉप पे सरकार एमएसपी क्या रखने वाली है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या रखेगी, जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे आप सरकार को बेच सकते हैं। अब देखिए, अगर सरकार लोगों को या फिर किसानों को ये लगा कि सरकार ने इस साल गेहूं पे या चावल पे अच्छी दाम रखा है, जैसे मान लीजिए कि उसने मेज पे लेट सपोज कि सरकार ने कह दिया हम 2700 रुपीस पर कुंटल रखेंगे, इसका मतलब कि 1 किलो का दाम जो होगा वो कितना होगा, तकरीबन 27 रुपीस पर केजी निकल के आएगा, यानी 27 रुपया पर केजी निकल के आएगा। अब किसी फार्मर को अगर ये लगता है कि भाई अच्छा प्राइस है, बेहतर है, बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो वो मेज का प्रोडक्शन कर सकता है। एक बार वो मेज का प्रोडक्शन कर लेगा, उसके बाद अगर मैं बहुत ही लोकल लेवल पे समझाऊं तो हमारा फार्मर जो है उसको लेके अपनी क्रॉप को, ये उसकी क्रॉप है, उसको क्रॉप को लेके वो लोकल लेवल की अगर हम बात करें तो बहुत ही लोकल लेवल पे वो धर्म कांटा पे लेके आता है और वहां पे अपने सामान को वो बेच देता है धर्म कांटा, और उसके बाद वहां से ये मंडी में जो आ जाता है, यानी जिसको हम APMC कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, और यहाँ पे वो मंडी पे पहुँचता है और मंडी से ही आप ये समझ लीजिए कि सरकार इसको प्रोक्योर कर लेती है और प्रोक्योर करने के बाद सरकार उसको अलग अलग अपनी इंस्टीट्यूशन जिसका हम यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं वहाँ पे भेज देती है, और फिर वहीं से आप ये समझ लीजिए कि सरकार का PDS का प्रोसेस शुरू होता है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ही थ्रू आपको पता होगा कि हमारे यहाँ राशन सेंटर्स बने हैं। उन राशन सेंटर्स पे आपको पता है कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन के लोग होते हैं वो अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं और सरकार बहुत ही कम प्राइजेस पे 2 रुपए, 3 रुपए पे, 1 रुपए पे, 4 रुपए पे उनको गेहूं, चावल और ये सारी चीजें दे देती है। तो ये बहुत ही नटशेल में मैंने आपको समझाया कि इस तरीके से जो होता है ये सिस्टम पूरा वर्क करता है, यानी किसान को पहले से पता चल जाता है कि सरकार क्या देने वाली है और उसके बाद वो मंडी में पहुंचा देता है। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि मंडी में ही किसान अपना सामान बेचे। NSSO एक सरकार की अपनी ही एजेंसी है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से 90% प्लस किसान भारत में ऐसे हैं जो कि मंडी तक अपना सामान लेके जा ही नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो सरकारी रेट पे सामान को बेच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जब मंडी तक आपका सामान पहुंचेगा तभी समझ लीजिए कि सरकारी रेट आपको मिलेगा, यानी आपको MSP पे ही सरकार आपकी क्रॉप को खरीदेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चरल कंडीशन है और जो फार्मर की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, और बहुत ज़्यादा गरीबी होने की वजह से किसानों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड, लेट सपोज कि ये उसकी एग्रीकल्चरल फील्ड है, यहाँ पे उसने सामान बनाया और बगल की दुकान पे या फिर किसी प्राइवेट ट्रेडर को या फिर लाला की दुकान पे, किराने की दुकान पे वो उठा के बेच देता है। वो एक इस कंडीशन ही में नहीं रह पाता है कि वो उस जगहों तक लेके पहुंचे जिस जगह पे उसको सरकारी दाम मिल पाए, और हमें ये पता है कि सरकार जो दाम देगी वो प्राइवेट प्लेयर से ज्यादा ही रहेगा। यानी मेज का अगर सरकार ने 27 रुपये दाम तय किया है तो वो लोग 20-21 से ज्यादा उसको नहीं देंगे।
अब देखिए एक बार सरकार ने उसको डिक्लेयर कर दिया, यहां पे क्या है कि आफ्टर एमएसपी हैज बीन डिक्लेयर, यानी सरकार ने एक बार बता दिया कि भाई देखिए हम ये प्राइस इस बार देने वाले हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन ऑफ दिस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज थ्रू वेरियस पब्लिक एंड कोऑपरेटिव एजेंसीज। एक बार सरकार ने जब बता दिया कि भाई इस बार एमएसपी हम ये डिक्लेयर करेंगे, तो सरकार अपनी तैयारी या फिर सरकार की इंस्टीट्यूशंस अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं सारी क्रॉप्स को प्रोक्योर करने, प्रोक्योर यानी इकट्ठा करने में। वेयर हाउसेज हैं सरकार की, अपनी एजेंसियां हैं जहां पे ले जाके सरकार रखती है, ले के रखने के बाद इकट्ठा करने के बाद उसको पीडीएस में भिजवाती है और पीडीएस से लोगों तक वो सारी जो राशन है वो बंटते हैं। अब वो कौन कौन सी संस्थानें हैं जो इस काम को करती हैं? एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीसीआई यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेसीआई यानी जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, उसके बाद नेफेड है, नेफेड यानी नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसके बाद अगर देखें तो एनसीसीएफ है यानी नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और आखिरी में एसएफएसी यानी स्मॉल फार्मर एग्रो कंजोर्टियम है। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे इंतजाम करती है कि ये सारे जो अनाज हैं इनको किस तरीके से हम स्टोर करके रखें ताकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हम लोगों तक उसको पहुंचा सकें। तो ये तो था एमएसपी का एक छोटा सा सिस्टम जो मैंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी कमोडिटीज हैं या फिर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि एमएसपी के अंडर में फॉल होती हैं। ओके, अब देखिए एमएसपी के सिस्टम पे हमने बात कर ली, एमएसपी के सिस्टम पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो एमएसपी में फॉल होती रहती हैं। 22, 23, 25 यही है, 23 हमने क्रॉप्स यहाँ पे ली है। वन बाई वन हम इसको टेकअप करते हैं। सीरियल्स में अगर बात करें तो सबसे पहले क्या क्या आते हैं? पैडी यानी धान, वीट आती है, गेहूं, मेज यानी मक्का, सोरगम यानी चारा, पियल मीट यानी बाजरा, बार्ली यानी जौ, रागी मतलब रागी ही इसको हिंदी में भी कहते हैं। तो ये वो क्रॉप्स हैं। सबसे पहले एक कैटेगरी बनाई, सीरियल्स की बनाई, जिसको हम एमएसपी का पार्ट बनाते हैं। यानी सरकार तो अनाउंस करती है कि हम 23 की 23 क्रॉप्स को एमएसपी पे खरीदने के लिए तैयार है। हालांकि याद रखिएगा कि सरकार इसको 23 की 23 क्रॉप को लेती नहीं है, उसमें से कुछ कम ही क्रॉप्स को लेती है। और जैसा कि मैंने बताया कि सरकार जब अनाउंस कर देती कि इन क्रॉप्स को हम ले रहे हैं और उस पर एमएसपी ये डिक्लेयर कर रहे हैं, तो किसान को जो क्रॉप लगता है बेनिफिशियल है वो क्रॉप को का वो प्रोडक्शन कर देती है। यहां पे एक बात मैं और बता देता हूं कि ऐसा नहीं है कि हमारा किसान, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारी मान लीजिए गवर्नमेंट है और ये हमारा मान लीजिए कोई प्राइवेट प्लेयर है, तो सरकार इनको भी बेच सकती है, इनको भी बेच सकती है। लेकिन हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि प्राइवेट प्लेयर को उसको कम ही प्रॉफिट मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार ने मान लीजिए 17 रुपीज़ पर केजी सेट किया था, प्राइवेट प्लेयर उसको 20 रुपीज़ पर केजी में लेने के लिए तैयार है, तो वो इनको ना बेच के इनको बेच सकते हैं, यानी प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हैं। तो एमएसपी में सरकार गारंटी दे देती है कि भैया देखो 17 तो हम देंगे ही, 17 तो हम देंगे ही, 17 से नीचे हम नहीं लेंगे। अब आपको या फिर एक इंडिविजुअल किसान को ये लग रहा है कि भाई इस बार बेटर है कि हम बेच दे प्राइवेट प्लेयर को, तो वो प्राइवेट प्लेयर को बेच सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट प्लेयर आपको कम ही प्राइस पे करता है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। ओके, पल्सेस की बात करें यानी दाल की बात करें तो चिकपी यानी काबुली चना पे एमएसपी है, तूर पे है, मूंग की दाल पे है, उड़द पे है और लैंटिल यानी मसूर की दाल पे है। ऑयल सीड्स की बात करें यानी जो तेल वेल की बात करें तो पीनट, मूंगफली, रेप सीड, सोयाबीन को सोयाबीन ही कहते हैं, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, सैफफ्लावर कुसुम, नाइगर सीड को वही कहते हैं, यानी ये ऑयल सीड में आ जाते हैं जिनको सरकार एमएसपी डिक्लेयर करती है। कमर्शियल क्रॉप्स की बात करें, कमर्शियल क्रॉप्स को करने का मकसद ऑब्वियसली कमर्शियल वर्ड है तो इसमें पैसे से बातें होती हैं कि आप इस क्रॉप को ग्रो करके बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसा अर्न करते हो। ये तो कमर्शियल नहीं होती है, कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका सेल्फ कंजप्शन भी आप कर लेते हो। खोपरा, शुगरकेन यानी गन्ना, कॉटन यानी कपास जिसको हम उर्दू में रुई कहते हैं, और रॉ जूट यानी कच्चा जूट, यानी ये वो कमोडिटीज होती हैं जिनको मैं कह सकता हूं कि ये कमर्शियल क्रॉप है। कमर्शियल क्रॉप पे भी सरकार ने कुछ ना कुछ एमएसपी रख रखा है। तो ये वो 23 क्रॉप्स है जिसपे सरकार कहती है कि हम एमएसपी डिक्लेयर करेंगे, यानी इन क्रॉप्स को हम खरीदने के लिए तैयार है। एमएसपी डिक्लेयर करने का मतलब यही होता है कि हम उसको खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा ऐसा होता नहीं है, सरकार ये दिखाती है कि हमारे बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं, हम ये सारी की सारी क्रॉप्स को खरीद नहीं सकते। तकरीबन 17 लाख करोड़ कुछ बताते हैं कि उसमें एक्सपेंडिचर आ जाएगा अगर हम सारी की सारी क्रॉप्स खरीदेंगे। तो वो ये क्लेम करते हैं कि हम
कम क्रॉप्स खरीदेंगे और कम क्रॉप्स का एमएसपी क्या होगा वो जैसा कि मैंने बताया वो डिक्लेयर कर दिया जाता। ओके, सो एमएसपी के बेसिक चीज़ों पे डिस्कशन के बाद हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ गए हैं कि एमएसपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। यानी सरकार यानी जो सीएसीपी है वो ये बताती है कि इस साल या इस सीजन में हम फला क्रॉप का ये प्राइस डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो हमें पता है कि भाई कोई भी सामान का अगर दाम डिक्लेयर होता है तो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी सामान को बनाने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ज़मीन होती है जिस पे आप एक फैक्ट्री या फिर कुछ चीज़ उत्पादन करते हैं, उसके बाद लेबर होता है जो वहाँ पे काम करता है, उसके बाद कुछ पैसों का इन्वॉल्वमेंट लगता है और वो खुद का बंदा जो उस काम को कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये होती है कि ये कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट को वो इन्वॉल्व करते हैं, जिस कॉस्ट को वो निकालते हैं और निकालने के बाद वो बताते हैं कि भाई इस क्रॉप का फला क्रॉप का हम ये प्राइस रखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातें हैं और कुछ फॉर्मूला है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। स्वामीनाथन कमेटी, अब देखो स्वामीनाथन कमेटी, अगर स्वामीनाथन की बात करें तो ये स्वामीनाथन कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। ये कौन थे? फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के इनको फादर माना जाता है। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा था और ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से भारत जिसको बेसिक स्पेशली अगर हम धान की या फिर इन चीज़ों की बात करें जो बहुत क्राइसिस थी 65 या 70 से पहले, लेकिन एमएस स्वामीनाथन का ये जो कृषि हरी क्रांति थी, इस हरी क्रांति ने भारत की एक एग्रीकल्चरल सिस्टम को बदल के रख दिया था। यानी उसमें जो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड थी, फर्टिलाइजर्स थे, इस टाइप की जो भी इनपुट्स इन्वॉल्व किए गए थे, इस इनपुट्स की वजह से इंडिया की एग्रीकल्चरल पैटर्न में बहुत ज़्यादा यू टर्न आ गया था। तो स्वामीनाथन कमेटी ने एमएसपी को लेके क्या कहा था, ये बात बहुत समझने वाली बात है कि स्वामीनाथन कमेटी हैज सेड दैट एमएसपी शुड बी 50% हायर देन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी उन्होंने कहा कि एमएसपी जो रहना चाहिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 50% ज़्यादा रहना चाहिए। यानी अगर एक सामान लेट सपोज 10 रुपए का बन रहा है तो उसमें हम 5 रुपए और ऐड कर लें, उसके बाद उसकी एमएसपी क्या होनी चाहिए? 15 रुपए होनी चाहिए। ये बात एक्चुअली वो कहना चाहते थे। अब हम यहाँ पे देखें कि 3 फॉर्मूले हैं जो अप्लाई किए जाते हैं। 3 फॉर्मूले की मदद से सरकार ये कैलकुलेट करती है, यानी सीएसीपी कैलकुलेट करती है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई तमिलनाडु के हालात अलग हैं, केरला के अलग हैं, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, बिहार के अलग हैं, तो सीएसीपी कैसे करती है? तो सीएसीपी बेसिकली एक प्रोजेक्शंस करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कुछ डेटा को या फिर कुछ इंफॉर्मेशंस को लेती है और इंफॉर्मेशन को लेते हुए वो कॉस्ट निकाल देती है और बता देती है कि भाई इस साल हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मेथड होता है, फॉर्मूला जो होता है वो A2 मेथड होता है। A2 में क्या होता है कि इट इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली इंक्लूडेड बाय द फार्मर और इनकर्ड बाय द फार्मर। यानी A2 मेथड में हम डायरेक्ट किसानों की वो कॉस्ट को लेते हैं जो वो खुद इंक्लूड करते हैं या फिर खुद लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सीड, बीज, फर्टिलाइजर, खाद, पेस्टिसाइड, दवाओं का जो छिड़काव किया जाता है, हायर्ड लेवल मजदूरों को लगाया जा रहा है, मजदूर जो होते हैं वो फील्ड पे काम करते हैं, फ्यूल। अब देखिए होता क्या है कि भाई आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो आपका जनरेटर का इंतज़ाम करना रहेगा, तो जनरेटर में डीजल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई करना है तो मोटर की ज़रूरत पड़ेगी। मोटर के थ्रू आप जो है वो पानी भरोगे, तो वहाँ पे भी अगर लाइट नहीं है तो जैसा यहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत पड़ सकती है। लीज इन लैंड, अगर ज़मीन आपकी खुद की नहीं है, लीज पे है, तो उस पर भी आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगा या खर्च पे करना पड़ेगा। तो A2 मेथड में ये सारी वो डायरेक्टली कॉस्ट होती है जो हमारा किसान लगाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है A2 + FL। देखिए यही वो मेथड है जिसको सरकार आज के टाइम ले रही है। सरकार भले से ही बात कह रही है कि हम स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से 50% प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? A2 + FL वाला। A2 में तो ये सारी चीजें हो गई, यानी वो सारे खर्चे जो कि हमारा किसान लगाता है। FL क्या हो जाता है? इंक्लूड्स फैमिली लेबर। अब देखिए ये भी एक तरीके की कॉस्ट है। इसका मतलब समझिए, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। यानी मान लीजिए ये हैं राम, ठीक है, ये हैं राम, और राम का लेट सपोज कि ये है बहुत बड़ा सा एग्रीकल्चरल फील्ड। इस एग्रीकल्चरल फील्ड पे अगर राम काम कर रहे हैं तो ये भी अपने आप में एक कॉस्ट होगी।
क्यों कॉस्ट होगी? क्योंकि राम के पास एक ऑप्शन क्या था कि अपनी फील्ड छोड़ के वो किसी और की फील्ड पे चले जाते हैं या कोई और जॉब कर लेते हैं और वहां से 4 पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि राम ने इस जॉब को या फिर दूसरे की जमीन को छोड़ा और अपनी फील्ड पे काम करने की तैयारी की या फिर इरादा किया, तो याद रखिएगा कि ये भी एक तरीके की कॉस्ट होती है, इंप्यूटेड कॉस्ट होती है। यानी फैमिली लेबर जो इन्वॉल्व हो रहा है वो भी अपने आप में कॉस्ट है कि सुबह से शाम तक हमारा फैमिली का बंदा वो काम कर रहा है, उस अपनी फील्ड पे काम कर रहा है, वो दिल्ली मुंबई जाके किसी कारखाने में नहीं काम कर रहा है बल्कि अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड पे ही काम कर रहा है। तो ये भी एक तरीके की कॉस्ट है। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि A2+FL ही एक्चुअली वो मेथड होता है जो सरकार लेती है। उसके बाद C2 की बात करें कि C2 क्या मेथड है। असल में स्वामीनाथन कमीशन ने इस मेथड को रिकमेंड किया था। उन्होंने कहा था कि C2 मेथड को ही लिया जाए MSP की कैलकुलेशन में। तो C2 इंक्लूड्स A2+FL, यानी A2 ये वाला हो गया, FL ये हो गया, प्लस थिंग्स लाइक इम्प्यूटेड रेंट, कॉमा इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड एंड फिक्स कैपिटल एसेट। अब यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। C2 में क्या क्या चीजें आती है। इंप्यूटेड रेंट, इसका क्या मतलब होता है? देखिए रेंट भी 2 तरीके का होता है। यहाँ पे जरा अच्छे से समझिएगा कि रेंट 2 तरीके का होता है। एक तो होता है जिसको हम एक्चुअल रेंट कहते हैं। एक्चुअल रेंट का क्या मतलब होता है कि भाई आपके पास 2 घर था, एक घर आपने मिस्टर एक्स को दे दिया, मिस्टर एक्स उस घर पे जो आपको रेंट दे रहे हैं वो तो एक्चुअल रेंट हो गया। इंप्यूटेड रेंट ये हुआ कि आप अपने ही घर पे रह रहे हैं, उस घर को आपने किसी और को किराए पे नहीं दिया, तो वो इंप्यूटेड रेंट होता है। वो कैसे इंप्यूटेड रेंट हो जाता है? बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप अपने ही घर पे रह रहे हैं, आपने किसी और को नहीं दिया है, तो दैट मीन्स कि आप भी उसी तरीके की बेनिफिट्स या फिर उसी तरीके की सुविधाओं को एंजॉय कर रहे हैं जो कि एक रेंट पे रहने वाला बंदा करता। अच्छा, इंप्यूटेड रेंट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपका घर दिल्ली में कैनॉट प्लेस पे है 2 BHK का। अब 2 BHK का कैनॉट प्लेस पे जो आपका फ्लैट है वो आपका अपना है, आपको इंप्यूटेड रेंट कैलकुलेट करना है। तो आपके पड़ोस में एक बंदा रहता है, वो किराए पे रहता है, तो आप पता करोगे तो पता चला कि इसके 2 BHK के फ्लैट की कॉस्ट 20,000 रुपीज है। तो यानी वो जो आपका रेंट है वो भी क्या निकल के आएगा? 20,000 निकल के आ जाएगा। उसको आप इंप्यूटेड रेंट कहते हो, ना कि उसको आप एक्चुअल रेंट के नाम से बुलाओगे। तो इंप्यूटेड रेंट होता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई कि भाई किसान ने अपनी ही जमीन पे खेती करने की सोची, उसने किसी और को किराए पे नहीं दिया, तो उसकी जो लैंड है वो भी उसकी वो इंप्यूटेड रेंट निकल जाएगा। इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड। अब देखिए इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड, देखिए जब कोई बंदा मार्केट में जाता है लोन लेने तो वहां पे 2 तरीके होता है इंटरेस्ट का। अगर बैंक आपसे पूछेगा कि भैया आप लोन लेने वाले आए हो, क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी है, तो आप कहोगे कि भाई सिक्योरिटी नहीं है। तो सिक्योरिटी नहीं है इसका मतलब बैंक को लगेगा कि ये लोन जो मैं इस बंदे को दे रहा हूं वो ज्यादा रिस्की है। तो ज्यादा रिस्की है तो ऐसे केसेस में बैंक उससे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। दूसरा बंदा आया, बैंक ने उससे पूछा आपको क्या चाहिए, उसने कहा कि मुझे लोन लेना है, तो बैंक पूछेगा क्या आपके पास कोई सिक्योरिटी है, जिसको हम मॉर्गेज भी कहते हैं। तो वो बंदा कहेगा कि हाँ मेरे पास अपनी एक जमीन है। तो बैंक कहेगा कि ठीक है, आप हमें 10% इंटरेस्ट मत दीजिएगा क्योंकि आप सिक्योरिटी के तौर पे लैंड दे रहे हैं, आप हमें 5% ब्याज दे दीजिए। ठीक है, अब इंटरेस्ट फॉरगॉन, फॉरगॉन मतलब छोड़ देना होता है। तो क्योंकि किसान ने अपनी एक जमीन दिखाई है किसी लोन को पाने के लिए, किसी लोन की प्राप्ति के लिए, तो वो जमीन को किसान ने जो खुद खरीदा होगा, जिस एफर्ट से खरीदा होगा, जो पैसा लगाया होगा, C2 मेथड कहता है कि उस एफर्ट को, उस कॉस्ट को भी हम इंक्लूड करेंगे और फिक्स कैपिटल एसेट आ जाती है। फिक्स कैपिटल एसेट मान लीजिए कि किसान की खुद की जमीन, लैंड, उसके बाद उसका अपना ट्रैक्टर, उसके बाद उसका अपना हार्वेस्टर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो याद रखिएगा कि वो फिक्स कैपिटल एसेट का पार्ट हो जाता है। यानी C2 मेथड में आप याद रखिएगा कि इंप्यूटेड रेंट होता है, उसके बाद इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड है और फिक्स कैपिटल एसेट, इन चीजों को भी लिया जाता है जैसे अभी मैंने बताया। C2 मेथड में आप A2+FL+C2 को लेते हैं और यही वो मेथड है जो कि स्वामीनाथन कमेटी खुद रिकमेंड करती है। भारत सरकार A2+FL पे कॉस्ट को कैलकुलेट करती है। अब जरा सा मैं एक चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे फर्क हो जाता है अगर A2+FL के हिसाब से लिया जाए और अगर C2 के हिसाब से क्रॉप्स को प्रोक्योर किया जाए या फिर क्रॉप्स की MSP डिक्लेयर की जाए। के लास्ट पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। हमने MSP को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में बात किया, उसके मेथड्स के ऊपर बात की है, उसके फॉर्मूले के ऊपर बात की, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ों पे चर्चा की।
ये लास्ट एक डेटा है 2018-19 का ये डेटा है। इस डेटा के हिसाब से हम देखते हैं कि अगर A2 प्लस FL का फॉर्मूला लगता है या A2 प्लस FL प्लस C2 का फॉर्मूला लगता है तो देखिए कॉस्ट में कितना फर्क आ जाता है। ये 2017-18 का MSP है, इन कुछ क्रॉप्स की मैं बात कर रहा हूं, और ये 2018-19 का MSP है, ये कुछ क्रॉप्स को मैंने ले लिया। अब देखिए पैडी की अगर हम बात करें तो जब A2 प्लस FL का फॉर्मूला लग रहा था तो 1166 है। अब यहां पे देखिए ये चीज जो है ये क्विंटल में दी गई है, ठीक है, क्विंटल्स में दी गई है। तो 1166 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 11.67 के करीब पर केजी प्राइस पड़ेगी, यानी 11-12 रुपया करीब पैडी की प्राइस पड़ेगी। C2 का फॉर्मूला देखिए, ये देखिए कितना डिफरेंस दोनों के बीच में है, कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी A2 प्लस FL जो है तो सिर्फ 1166 कॉस्ट है, C2 लग जा रहा है तो 1560 के करीब कॉस्ट निकल के आ रही है। अब 2017-18 की जो MSP थी वो बनाई गई थी 1555 से 1590 के बीच में इसकी बनाई गई थी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर A2 प्लस FL का फॉर्मूला देखेंगे तब तो लगेगा कि भाई ठीक MSP है, 1166 आपकी कॉस्ट आई, आपको यहां तक पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर 1560 के हिसाब से अगर आप कॉस्ट को लगाओगे तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। यानी 1560 क्विंटल यानी 15 रुपए, एक तरीके से कहा जाए कि अगर मैं इसको 1560 को अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो आप देखोगे तो 15 रुपये 60 पैसे, यानी पर केजी का 15 रुपये मिल रहा है, वो कॉस्ट निकल के आ रही है। और पता चला MSP क्या है, MSP भी वही निकल के आ रही है। अच्छा, MSP अगर 2018-19 की बात की जाए तो थोड़ा सा MSP बढ़ी है। इसी तरीके से जावर, बाजरा, रागी, मेज, मूंग, जितनी भी कॉस्ट को आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको दिखाई देगा कि जब A2 प्लस FL है तब तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम दिख रही है, लेकिन C2 के बाद कॉस्ट जो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, एक प्रॉपर कॉस्ट आ रही है। और उसके हिसाब से MSP को अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये बात आपको समझ में आएगी कि A2 प्लस FL में सारी कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जब C2 रहता है तो C2 में आपकी सारी कॉस्ट आ जाती है। तो ये तो था MSP से रिलेटेड एक डिटेल डिस्कशन जो हमने किया। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी और लेक्चर में हम शूट करके आपको समझा देंगे। तब तक के लिए इकोनॉमिक्स ऑन द मूव अगर आपको अच्छा लगता है तो इकोनॉमिक्स ऑन द मूव को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लेक्चर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को भी शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों या रिलेटिव या जो भी इन इश्यूज़ को समझना चाहते हैं। सो स्टे ब्लेस्ड गाइज एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।